Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Labdhi Bhatia and today we are here to solve section B of Gala paper 6. ये सेक्शन आपका 16 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपका जो पार्ट होगा वो आधा प्रोज में से होगा, आपकी जो पोएट्री है पूरे टेक्स्ट बुक में फर्स्ट स्लाइड में उसमें से होगा और बाकी का जो है वो सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से रहेगा. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का तो सिर्फ 5 मार्क्स का ही वेटेज है जो कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आपका पैसेज में आने वाला है. 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे, वो भी पैसेज देख के ही आपको सॉल्व करने होंगे. पूरा साल आप प्रिपेयर कर ही चुके हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सॉल्व करने में. देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन. Your first question is read the following verse. Verse means a stanza of the poem and answer the questions given below. पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है, वो पढ़ के आपको आंसर सॉल्व करने हैं. He should be lurking in the shadow. यहाँ पर he कौन है? टाइगर. He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. ओके, आपको यहाँ पे बोल रहे कि टाइगर जो है जो जू में है अभी उनको रहना चाहिए फॉरेस्ट में. शुड बी मतलब वो यहाँ नहीं होने चाहिए, वो फॉरेस्ट में होने चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, फॉरेस्ट में जैसी लॉन्ग ग्रासेस होती है, वाइल्ड ग्रासेस होती है, उनके बीच में से स्लाइड करते हुए स्नीकीली चलते हुए जब तक कि वो अपने प्रे के पास ना पहुंच जाए तब तक उनको जाना होता है जहाँ पे नियर दी वाटर होल वेयर दी प्लम्प डियर पास. प्लम्प डियर मतलब हेल्दी डियर जो कि उनका प्रे बनने वाला होता है, उनका शिकार बनने वाला होता है, वहाँ तक उनको जाना रहता है खुद. इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड दी टाइगर बी हाइडिंग. टाइगर कहाँ पे हाइड करना चाहिए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करनी चाहिए ताकि वो जो है उनका पूरा बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट ग्रास के अंदर ढक जाए क्योंकि सेम कलर ब्लेंड हो जाता है. सो द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द शैडो ऑफ द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. क्यों? क्योंकि वहीं पर सारे उनके स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं जिनको वो ईट कर सके. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शैडो. अब वो लर्किंग क्यों करनी चाहिए, क्यों वो इस तरह से स्लोली चलते होंगे? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो टू हंट द प्लम्प डियर पासिंग नियर द वाटर होल. प्लम्प डियर जो वाटर होल के पास होता है उसको हंट करने के लिए वो लर्किंग इन द शैडो इस तरह से छुप छुप कर ग्रास में से छुप के वहाँ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स द अपोजिट ऑफ स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब बिल्कुल स्किनी. ये वर्ड आपने फुटप्रिंट्स वाले द मिडनाइट विजिटर चैप्टर में आपने ये वर्ड देखा होगा. मैक्स वॉज अ स्लेंडर, तो उसका अपोजिट वर्ड है हमारे पोम में प्लम्प डियर. प्लम्प मतलब अच्छा खासा हेल्दी डियर और स्लेंडर का मतलब होता है स्किनी. हमको बोला है अपोजिट वर्ड आपको बताना है. सो प्लम्प इज द अपोजिट वर्ड यूज्ड फॉर स्लेंडर इन द स्टैंजा. नेक्स्ट सी व्हाट्स द अदर क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. आपको पोएम की लाइन्स दी हैं, फ्रेजेस दिए हैं और 4 ऑप्शन है, उनमें से ही कोई एक करेक्ट होगा. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. टॉप ऑफ हिम एंड अंडरनीथ. एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स. सो हमारे 2 अपोजिट वर्ड्स हमारे सामने हैं. अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी को डायरेक्टली कॉल करना, ओ गॉड या फिर ओ ऑलमाइटी, इस तरह से कॉल करना, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी. और ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है 2 अपोजिट आइडियाज़. तो यहाँ पे टॉप और अंडरनीथ जो है वो अपोजिट वर्ड्स हैं, वो अपोजिट आइडियाज़ नहीं, अपोजिट वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी एंटीथेसिस. ओके, योर सेकेंड क्वेश्चन इज एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. सो यहाँ पे रिजिड भी बोल रहे हैं, ट्रेम्बलिंग भी बोल रहे हैं. रिजिड मतलब अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टिफ रखना और ट्रेम्बलिंग मतलब कहीं ना कहीं शिवरिंग करना. ठीक है, तो जो बॉय है इस पोएम में वो आउटरली एक्सटर्नल तरीके से तो रिजिड खड़ा है बट उसका इनर हार्ट जो है, इनर उसका जो मन है वो ट्रेम्बल कर रहा है, शिवर कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका बॉल जो है, उसकी सारी अटैचमेंट्स बॉल की तरह दूर जा रही है इनटू दी हार्बर. तो ऑक्सीमोरॉन विल बी राइट. बट यहाँ पे इंटरनल राइम का भी हमको ऑप्शन दे रखा है. इंटरनल राइम मतलब ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग. एक ही लाइन में इंटरनली जब 2 राइमिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे माई कैट सैट ऑन दी मैट, तो कैट सैट ऑन दी मैट, तो ये एक ही लाइन है बट इसमें राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, इंटरनली आ रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो होगा वो करेक्ट होगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस. ये जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे इसमें से आपको एनी 3 ऑप्ट करने, सबके सब 2 मार्क्स के होंगे. तो आपको ये पूरे जो है वो पोएम में से आएंगे, तो आपको पोएम के ही आंसर्स लिखने रहेंगे इसमें. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू.
ट्रीज पोएम जो है एड्रिन रिच की, उनमें उसमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। हम एक एक करके क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। द ट्रीज इन द पोएम आर कैप्टिवेटेड इनसाइड द हाउस इंस्टेड ऑफ बीइंग आउट इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में होने के बजाय घर के अंदर बंद हैं। द रूट्स, ओके, व्हाट डू देयर रूट्स do, what do their leaves do and what do their twigs do, ये हमको सवाल पूछा है। The roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves struggle to move outside and break the glass while the small twigs of trees have become stiff due to exertion. Exertion क्या होता है? Exertion मतलब फोर्स एक्सर्ट करना। वो ग्लास का जो रूफ है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टिफ बना रहे हैं। लीव्स और छोटे छोटे ट्विग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टिफ बना रहे हैं। ये आपका आंसर होगा। 4 पार्ट्स में लिखेंगे क्योंकि हमको 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉमा करके 3 चीज़ों को अलग बताया गया है, देयर ट्विग्स, देयर लीव्स एंड देयर रूट्स। तो हमको उन सब के आंसर्स भी अलग तरीके से ही लिखने रहेंगे। Where are the trees in the poem? First question. What do their leaves do? What do their twigs do? And what do their small leaves do? हमको इन सब के आंसर अलग अलग तरीके से ही लिखने हैं। 2 मार्क्स करके आप लेंथ शॉर्ट करेंगे तो इससे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। आपको जितना भी है पूरे को पूरा बहुत अच्छी तरह से लिखना है। What does the man say to Annie about love? एन कौन है यहाँ पे? एन ग्रेगरी है। उनको मैन क्या बोलते हैं लव के बारे में? द मैन इन द पोएम, डज की वजह से हम से को सेज कर देंगे। ओके, द मैन इन द पोएम सेज टू एनी दैट नो मैन विल लव हर ट्रूली फॉर हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर गुड लुक्स। कोई भी मैन जो होता है वो उनको उनकी गुड लुक्स के लिए ही पसंद कर रहा है, तो वो उनकी इनर ब्यूटी को देखने की कोशिश या उनको उस वजह से पसंद करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी की जनरेशन में या जैसे भी जो भी मैन होते हैं, पूरा का पूरा जो मेल जनरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वुमन को गुड लुक्स के ऊपर ही लव करता है, ना कि उनकी इनर ब्यूटी के थ्रू। तो इसीलिए वो जो है एन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस तरह से यंग मैन इन डिस्पेयर को, मतलब यंग मैन को डिस्पेयर फील मत करवाओ, रिजेक्शन फील मत करवाओ, तुम उनको लेट देम लव यू फॉर योर येलो हेयर। Annie Gregory seeks love from a man who will love her for her inner beauty and characteristics. The man justifies her that humans are attracted towards the outer beauty and not bothered about the soul. किसी भी पर्सन का, कोई भी गर्ल का सोल कैसा है उसके ऊपर मैन जो है वो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते हैं। वो बस पहले तो यही देखेंगे कि गर्ल जो है वो लुक्स में कैसी है, क्या उसके हेयर्स अच्छे हैं, उसकी आईज कैसी है। एन ग्रेगरी के पास येलो हनी कलर्ड हेयर्स थे जिसकी वजह से पोएट को जो है वो पसंद आ गई। वही वो समझाना चाहते हैं एन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अमेंडा yearn फॉर? अमेंडा क्या चाहती है? व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? एक सवाल हमको ये पूछा है कि अमेंडा क्या चाहती है, और दूसरा ये पूछा है कि हमको एज अ रीडर पोएम पढ़ के अमेंडा का नेचर या अमेंडा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या पता चला है। अमेंडा yearns फॉर फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड। अमेंडा को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, एक आज़ादी चाहिए कि उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और दूसरा उसको सॉलिट्यूड चाहिए। सॉलिट्यूड मीन्स सॉलिटरीनेस विच इज़ being alone in the world or being alone somewhere at least for a while, if not for the whole time then for a while, according to Robin Klein. Robin Klein कौन है? हमारे पोएट है। अगर आपको पोएट का नाम याद है तो लिखना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। The poem tells about Amanda's parents nagging at her about her grooming habits and behavior while she is a young careless girl. while क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि अमेंडा जो है वो एक यंग केयरलेस गर्ल है, फुल ऑफ इमेजिनेशन। जब भी उसकी पेरेंट्स उसको नैगिंग करते हैं, उसकी मदर उसको नैगिंग करती है अबाउट हर हैबिट्स, बिहेवियर एंड ग्रूमिंग, इस तरह से बैठो, इस तरह से बन ठन कर बाहर जाओ, ढंग से कोम कर लो, शूज़ टाइडी कर लो, तब उसको वो सब नहीं पसंद आता है क्योंकि वो एक यंग केयरलेस गर्ल है जो कि फुल ऑफ इमेजिन। जब भी उसकी ममा उसको नैगिंग करती है तो वो एक ही चीज़ के बारे में इमेजिन कर रही होती है, दैट शी वांट्स हर फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड। शी वांट्स टू बी अ मरमेड, शी वांट्स टू बी अ ऑर्फन, और शी वांट्स टू बी रैपुंज़ल। Amanda fantasizes herself as a lonely mermaid in a sea, or an orphan roaming on the streets, or Rapunzel captured in a tower where her mother scolds her. जब उनकी मदर उनको स्कोल्ड करती है तो अमेंडा एक ही चीज़ सोचती रहती है कि पहले उनकी ममा ने उनको नैगिंग किया था उनके बिहेवियर के लिए या उनके बॉडी पोस्चर के लिए, तब उनको ये था कि मुझे मरमेड की तरह फ्लेक्सिबली सी में रोम करना है, सी में ड्रिफ्ट करना है।
सेकेंड, उनकी मदर उनको शूज़ क्लीन करने को बोल रही थी, तब उनको होमवर्क के लिए बोल रही थी, तब उनको ऐसा था कि मुझको ऑर्फन की तरह एक लाइफ रोड पे, स्ट्रीट्स पे ऐसे फ्रीली केयरलेसली निकालनी है। और लास्ट में उनकी मदर उनको बोल रही थी कि चॉकलेट्स मत खाओ, तुम एक गर्ल हो, तुमको एक्ने हो सकता है। तब उनको ये था कि मुझको रैपुंज़ल की तरह एक टावर में बंद हो जाना है, जब मैं अपने ब्राइट स्ट्रॉन्ग हेयर्स जो है वो, रैपुंज़ल जो रियल कैरेक्टर है मूवीज़ में, वो अपने स्ट्रॉन्ग हेयर्स को लेट डाउन करके उनको जिनको ऊपर बुलाना होता है, क्योंकि वहाँ टावर में ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो हेयर्स के थ्रू उनको ऊपर लेती हैं। तो ये अमेंडा जो है वो ये सोच रही है कि अगर तो मैं रैपुंज़ल की तरह केज में बंद होती, तब मैं अपने हेयर्स किसी को लेट डाउन करती ही नहीं ऊपर आने के लिए। सो दैट सॉलिट्यूड लाइफ विल बी माई। I will suggest you to write the answers along with how has the poet described, has और डिस्क्राइब्ड बोला है, मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्वेश्चन है वो पूछा है, आपको आंसर उसी तरह से करना होगा। द बेयर इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएट ने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में बेयर को कैसे डिस्क्राइब किया है। बेयर कैसे होते हैं, टेडी बेयर्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जो रियल बेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होते हैं। एंड दे टेडी बेयर्स आर मेंट फॉर हग बिकॉज द रियल वाइल्ड बेयर जो होते हैं वो इतना ज़ोर से आपको होल्ड करते हैं, या कोई भी उनके जो प्रे होता है जिसको वो हंट कर रहे होते हैं, को इतना ज़ोर से वो होल्ड करते हैं द पर्सन till death. The poet has described the bear in the poem How to Tell Wild Animals as a creature one meets in his courtyard. अब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जब तक आपको यू नहीं पूछा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब, ऐसे तो यू डिस्क्राइब बोला भी है, तब आपको आई विल डिस्क्राइब करके आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप इस तरह से लिखेंगे वन मतलब वन पर्सन, उसमें यू भी आ गया, वी भी आ गया, ही शी सब आ गया, ठीक है। वन पर्सन मीट्स इन हिज कोर्टयार्ड। बेयर को इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे कि कोई इंसान अपने कोर्टयार्ड में कभी बेयर को एकदम से देख ले। बेयर इज रेफर्ड टू एज आइडेंटिफाइड बाय इट्स होल्ड इफ ही हग्स द पर्सन वेरी हार्ड। और बेयर या फिर जो टॉयज में टेडी बेयर्स होते हैं उनको क्यों सब लोग जानते हैं या बहुत ज़्यादा फेमस किसके लिए, वो अपने हग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इट्स होल्ड इफ ही हग्स द पर्सन वेरी वेरी हार्ड, जब वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्डली हग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमर जो पोएट ने क्रिएट किया है, जो फनी तरीके से उन्होंने कैजुअली वाइल्ड एनिमल्स को पूरे पोएम में डिस्क्राइब किया है, क्रिएटेड बाय द पोएट, द बेयर स्क्वीजेस द पर्सन टू डेथ। पोएम में बताया कि बेयर जो है वो उस पर्सन को तब तक में स्क्वीज करता है या तब तक उसको होल्ड लूज नहीं करता जब तक कि वो पर्सन जो है वो डेथ ना हो जाए, उसकी मर ना जाए। इट्स टाइट हग एंड होल्ड इवन टाइटर इफ द पर्सन इज नॉट किल्ड। लास्ट में लिखा है इफ यू हैव एनी डाउट ही विल गिव यू अ मोर कैरेस। उसका मतलब होता है कि अगर तो तुम जिंदा बच गए तो फिर बेयर जो है तुमको एक और जोर से हग देगा, बहुत टाइटली होल्ड करेगा कि इस बार तो तुम्हारे बचने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। इस तरह से पोएट ने पूरे बाकी सब एनिमल्स के लिए भी ह्यूमर क्रिएट किया है पोएम में अपनी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी दो पोएम्स है आपकी, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। हाउ कैन वी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। फायर एंड आइस में से एक क्वेश्चन पूछा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से हम लोग ह्यूमंस जो है या रीडर क्या समझता है कि किस तरह से हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स कि हम अपने फायरी इमोशंस और आइसी इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ना जाने दें, इस तरह से हम बचा सकते हैं। In his poem Fire and Ice, Robert Frost has worked upon the severe effects of destruction of world due to human emotions. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्क किया है कि सीवियर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, सीवियर इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब कि ह्यूमंस के जो इमोशंस है, उनकी ग्रीड है, उनका पैशन है या उनकी हेट्रेड है अमंग ईच अदर, विद इन ईच अदर, आपस में ही उन लोग को एक दूसरे से जितना बैर है उसके बेसिस पे दुनिया जो है एक दिन खत्म हो जाएगी, सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। People's hatred as ice, whereas desire and greed as fire. पोएट ने हेट्रेड को आइस और ग्रीड को, डिजायर को फायर बोला है, सिंबलाइज्ड एज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या बोला है हमने कि फायर और आइस लोगों के ही इमोशंस जो हैं वो कभी ना कभी दुनिया को खत्म कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द वर्ल्ड कैन बी सेव्ड बाय लव। और उनके हिसाब से अगर हमको इस तरह से, इस इमोशन से अगर हमको दुनिया को ख़त्म नहीं करना है तो ह्यूमन इमोशंस आर दी ओनली क्योर फॉर द वर्ल्ड। बी सेव्ड बाय लव, सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सेल्फलेसनेस अमंग पीपल। सेल्फलेसनेस मतलब हमको सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होना है। किस तरह से हम दुनिया को बचा पाएंगे कि हम एक दूसरे से अगर नफरत नहीं करना चाहते तो हम किस तरह से हम बचा पाएंगे एक दूसरे को,
ये पूरे वर्ल्ड को बाय लव वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमको प्यार नहीं है तो तुम नफरत ही करो, अगर नफरत भी नहीं करनी प्यार भी नहीं करना तो तुम नॉर्मली कैजुअली किसी भी स्ट्रेंजर को एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको लवली फीलिंग्स नहीं आ रही है तो। सेंस ऑफ इक्वालिटी, किसी को भी हमसे इंफीरियर या सुपीरियर नहीं समझना है। एंड सेल्फलेसनेस मतलब सेल्फिश होकर के हमको एक दूसरे को ट्रीट नहीं करना है। देयर इज नो अदर वे टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम सच हार्मफुल इमोशंस ऑफ पीपल। देयर इज नो अदर वे का मतलब जिस तरह से कॉज जो है वो ही हार्मफुल इमोशंस है, उसी तरह जो उसका क्योर है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस ही है। ओके, दिस विल बी योर आंसर। आपको पोएम के अलावा भी, पोएम से जो आपका समरी निकलता है उसके अलावा आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आंसर ज़रूर लिखना है, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। प्लीज़ रीड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ग्रिफिन के बारे में ये जो हमारा पैसेज है ये है ग्रिफिन द साइंटिस्ट जिन्हें इनविजिबल इंक तैयार करी थी, इनविजिबल केमिकल फॉर्मूला उनने स्वेलो कर लिया था एंड देन ही गॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब जब वो क्लोथ्स पहनते थे तो लोगों को बिना बॉडी का क्लोथ स्ट्रक्चर, एक बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई देता था एंड व्हेन ही यूज्ड टू रिमूव हिज क्लोथ्स ही वाज टोटली वैनिश्ड और डिसअपियर्ड। ये जो पैसेज है आपका, इसमें आपको बताया है कि ग्रिफिन जब उनके लैंडलॉर्ड ने उनका बिहेवियर उनको पसंद नहीं आता था और उनको ट्राई टू इजेक्ट हिम का मतलब होता है निकाल देना अपनी प्लेस से कि आज के बाद तुम यहाँ पर ना आओ या मुझको तुम नहीं पसंद आते हो। तो इजेक्ट हिम, व्हेन द लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम इन रिवेंज, ग्रिफिन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी एंड देन ही ran off from the place and he tried to remove his clothes so that he can be totally disappeared. So our questions are, why did Griffin set the landlord's house on fire? उन्होंने क्यों लैंडलॉर्ड का हाउस जो है वो फायर कर दी वहाँ पर? In revenge, his landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set the fire to the house. So your answer will be that his landlord disliked him and tried to eject him. Griffin set the landlord's house on fire for revenge as the landlord disliked him and tried to eject him. ये आपका आंसर रहेगा। 1 line 2 line will be enough for this। अगर तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि आपको ज़्यादा लिखना है तो फिर आप शॉर्ट में नहीं खत्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when did Griffin became quite invisible? When did he became quite invisible? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, he had to remove his क्लोथ्स। वो धीरे धीरे एक एक करके अपने क्लोथ्स जो है रिमूव करते जा रहे थे और फिर वो लास्ट में टोटली डिसअपियर हो गए। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। जब उन्हें क्लोथ्स रिमूव कर दिए तो क्लोथ्स में ही अगर उन्हें वॉलेट भी रखा होता तो उनके मनी, क्लोथ्स सब कुछ जो था स्ट्रीट्स में ही रह गया और वो फिर एक ह्यूमन बन गए जो कि किसी को दिखाई तो नहीं दे रहे थे, बट ही वॉज विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। Griffin became quite invisible as he swallowed the chemical formula he invented and removed his clothes। केमिकल फॉर्मूला वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन आप चैप्टर तो पढ़ चुके हैं तो वो चीज़ आपको खुद से ऐड करनी होगी। and removed his clothes। Which word from the passage means to throw out? हमने अभी डिस्कस किया, throw out मतलब प्लेस से निकाल देना। eject him will be your correct answer for throw out। Okay, eject from the passage means to throw out। Okay, और लास्ट क्वेश्चन इज अगेन रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपका जो पैसेज है ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर में से, जब वो जो लेडी होती है वो आती है हॉरेस डैनबी के सामने प्रिटेंडिंग टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर, और हॉरेस डैनबी वहाँ पे स्टीलिंग के लिए आए होते हैं तो वो कुछ हद तक घबरा जाते हैं, लेकिन वो लेडी का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देख करके उनको लगता है कि नहीं, शायद मैं इससे बात करके इनको मना लूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मेरे ऊपर कल्प्रिट का ब्लेम भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इस बार मैं बिना रॉबरी के या कहीं और रॉबरी की बात सोच लूँगा। उसके ऊपर देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट व्हाट इज दिस बट फॉर? ओके, जब आप पैसेज पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, ये लाइन बोल रही है वो लेडी, द लेडी इन रेड ड्रेस जो कि प्रिटेंड करी थी टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर। वो कह रही हैं कि मैं तो मेरे ज्वेल्स जो मैंने बैंक में रखने को मेरे हस्बैंड ने बोला था लेकिन वो मैंने नहीं रखे कि आज के एक गेट टुगेदर में, एक पार्टी में मैं वो वेयर करके फिर उनका रख दूंगी। बट करके वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि वो हॉरेस को ये बताना चाहती है कि वो जो है अपने लॉक के पासवर्ड्स भूल गई हैं, जबकि वो भी वहाँ पर स्टीलिंग के लिए ही आई होती है। शी इज़ नॉट द लैंड ओनर। ओके, व्हाट इज दिस बट फॉर? बट वो किसके लिए बोल रही है? क्योंकि वो ज्वेल केस जो है उसके पासवर्ड्स भूल गई हैं। दिस बट इन द गिवन फ्रेज इज यूज्ड बाय द लेडी स्पीकर। जो लेडी स्पीकर है जो रेड ड्रेस में वहाँ पर आई हैं, रेफर्ड दैट
शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। और क्योंकि ग्रिफिन वहाँ पे स्टीलिंग के लिए आए हैं तो ऑफकोर्स या तो उनको पासवर्ड्स पता होंगे या तो वो सेफ जो है वो ब्रेक करके करने वाले होंगे, इसलिए वो कह रही है कि तुम मुझको मेरा सेफ खोल के दे दो एंड देन आई विल नॉट गिव योर नेम एनीवेयर आउटसाइड। और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, उससे पहले मैं जो सेफ है जो टूट चुका होगा तुम्हारी वजह से वो मैं रिपेयर भी करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन इज व्हाई डिड द लेडी अलाउ हॉरेस टू ब्रेक द सेफ। क्यों वो अलाउ करती, ताकि वो तो लैंड ओनर नहीं ही है तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो हॉरेस पे आ जाए और जो वो लेडी है वो स्टीलिंग करके वहाँ से चली जाए। और वो प्रिटेंड करी थी कि वो ओनर की वाइफ है। द लेडी अलाउड हॉरेस टू ब्रेक द सेफ, क्योंकि जब वो ओनर की वाइफ बनकर आई थी तो वो कह रही थी मेरे हस्बैंड जब तक लंदन से वापस आएंगे तब तक मैं रिपेयर करवा दूंगी। As she pretended to be the owner's wife and intended to steal the jewels without creating any suspicion, कोई भी सस्पिशन उन पर ना है, इसलिए उनने हॉरेस डैनबी जो है उनके फिंगरप्रिंट्स रहे वहाँ पर और हॉरेस ने इस बार ग्लव्स जो थे अपने रिमूव कर लिए थे। ये पूरी स्टोरी का जो है आपका आंसर रहेगा। आपको शॉर्ट में लिखने हैं ये वाले आंसर्स, 1 मार्क का ही वेटेज है, बट जितना पूछा है उतना तो आपको लिखना ही रहेगा। आई होप यू फाइंड इट वेरी ईजी एंड प्लीज आस्क फॉर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स।